प्यारे बच्चों, पिछले बार हमने पढ़ा राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। और यहाँ हम पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये हमें पढ़ना है। यहाँ हम देखें कि सबसे पहले कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। यहाँ क्योंकि जो मास जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ देखें कि द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो जो टोटल मास है जो प्रोडक्ट में है, जो क्योंकि आपको पता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में जो केमिकल जो मास है वो मास का जो मास है वो टोटल मास है वो जो है रिएक्टेंट के मास के बराबर होना चाहिए। मतलब ये है कि प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है उनका दोनों का मास जो है सेम होना चाहिए दोनों साइड्स में। तो ये हमें ये इसका ध्यान रखना है पहले। तो यहाँ हम देखें, इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। यहाँ इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के वो दोनों सेम रहने चाहिए, बराबर होने चाहिए, लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी जो है, ये हमें इसको ध्यान रखना है। अब इसको हम एक केमिकल रिएक्शन से समझ लेते हैं। जो केमिकल रिएक्शन, जो मैंने आपको बताया कि जो वर्ड केमिकल रिएक्शन, पहले वर्ड इक्वेशन लिखते हैं हम, कि वर्ड इक्वेशन में लिखने में हमें अब ये देखना होता कि जो रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या बनता है उसके अकॉर्डिंग उसको वर्ड्स में लिखा जाता है। लेकिन अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो हमें एक और शॉर्ट फॉर्म में और छोटी इक्वेशन बन जाती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए कि वर्ड फॉर्म में क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। वहीं हम इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि जिंक प्लस Zn, जो जिंक का जो सिंबल है वो Zn है, कैपिटल Z स्मॉल n, Zn एंड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे जो प्रोडक्ट बना है वो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। तो ये इसे जो है प्रोडक्ट बना है जिंक Zn प्लस H2SO4 इजकल टू ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो लेफ़्ट साइड में और जो है राइट साइड में, मतलब दोनों साइड्स में जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। और इसी अगर इक्वल हैं तो ठीक है, और इक्वल अगर नहीं है तो हमें उनको इक्वल करना होता है और रिएक्शन को हमें बैलेंस करनी होती है। तो यहाँ हम इसको देखें, यहाँ अब हम इस इक्वेशन को एक टेबल के द्वारा समझ लेते हैं। अब यहाँ आप देखें कि यहाँ पे जो जिंक है यहाँ एक है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ एटम्स LHS लेफ़्ट साइड में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं और किसी एलिमेंट के, और राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, हमें उनको देखना है। जैसे यहाँ देखें जिंक जो है यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक है, और वहीं जिंक सेकंड जो राइट साइड में जो एरो के बाद में वहाँ भी एक जिंक है, ठीक है। तो ये दोनों बैलेंस हैं। वहीं दूसरी चीज़ हम देखें कि हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, H एटम जो है यहाँ पे ये H2, यहाँ 2 आइटम है लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में देखें तो यहाँ भी जो है 2 एटम है, तो ये भी बैलेंस्ड है। तीसरा हम चीज़ देखें S सल्फ़र जो है यहाँ एक है, यहाँ भी एक है राइट साइड में, तो यहाँ भी लेफ़्ट में भी एक है और राइट में भी एक है। वहीं हम देखें ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन जो है लेफ़्ट साइड में 4 एटम्स हैं, और वहीं जो है राइट साइड में भी हम देखें तो ZnSO4 ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड फॉर्म में है। ये इक्वेशन तो बैलेंस फॉर्म में, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो, इक्वेशन 1.3 इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ हम इसको देख सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में है। वही हमें बैलेंस कैसे करना है इसको हम देखें अब आगे। अब यहाँ एक दूसरी इक्वेशन है, यहाँ देखें हम कि लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर और इसको बैलेंस करना है। यहाँ फिलहाल हम देखें कि यहाँ पे आयरन Fe प्लस H2O इज़ इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ आप देखें यहाँ एक एटम है जो है आयरन का, यहाँ पे आयरन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 1 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे इसको बैलेंस करेंगे।
अब यहाँ हम स्टेप 1 देखें। स्टेप 1 हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन है हमारी, जैसे कि Fe + H2O प्लस इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, हम जितने भी जो रिएक्टेंट्स हैं और जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सब को हम जो है एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। हम इसको एक बॉक्स जो है ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। जैसे ये वाला बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया। बॉक्स ड्रॉ करने से ये फ़ायदा रहेगा कि हमें बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। हमें जो है बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना, जो भी हम चेंजेस करेंगे बॉक्स के बाहर करेंगे। अगर बॉक्स के अंदर किसी एलिमेंट में या आइटम में हम चेंज कर देंगे तो वो एलिमेंट का नेचर ही चेंज हो जाएगा, वो क्रिएशन कुछ का कुछ बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, बॉक्स के अंदर चेंज नहीं करना है, हमें बॉक्स के बाहर चेंज करना है। तो स्टेप फर्स्ट हम क्या करते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब को हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद में हम देखें स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिस्ट कर लेंगे। कैसे, हम यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे आयरन, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। वहीं हम लेफ़्ट साइड में ये जो एटम्स हैं कितने कितने ये लिख लेंगे और राइट साइड में कितने कितने ये लिख लेंगे। हम देखें कि जो लेफ़्ट साइड में आयरन है वो 1 है, 1 है, जबकि वहीं जो है ये राइट साइड में 3 आयरन्स हैं, 3 आयरन हैं। जबकि हम हाइड्रोजन को देखें लेफ़्ट साइड में ये 2 हाइड्रोजन हैं और जबकि राइट में भी ये 2 हैं, ये 2 हैं और ये 2 हैं। यहाँ हम देखें कि वहाँ ऑक्सीजन को देखें तो लेफ़्ट साइड में ये 1 ऑक्सीजन एटम है, जबकि राइट साइड में 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ये जो है जो इक्वेशन है इसका बिल्कुल नेचर हुआ ओरिजिनल, जो इसमें कितने कितने एटम्स हैं दोनों साइड्स में, हम इनको एक बार देख लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। स्टेप 3। अब यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ये देखना है कि कौन सा एटम या कौन सा एलिमेंट हमें सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जिस एलिमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स हों उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जिस एलिमेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो जो है Fe3O4 इसमें जो है ऑक्सीजन जो एटम्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। हम अगर देखें कि राइट हैंड साइड में जो 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड में केवल एक ही ऑक्सीजन एटम है इस रिएक्शन में। तो अब इसको हम एक टेबल के द्वारा हम समझते हैं। तो हम यहाँ देखें जो एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल कितने थे, स्टार्टिंग में कितने थे। सबसे पहले हमने जो वाटर लिया था, वाटर में 1 ऑक्सीजन है लेफ़्ट हैंड साइड में, जबकि जो प्रोडक्ट बना है वो Fe3O4 बना है और इसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इसमें 4 ऑक्सीजन एटम। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तब जाके दोनों साइड में ये इक्वल होंगे, दोनों साइड में 4 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे कि बैलेंस करने के लिए हम इसमें 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम देखें टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम जो इसमें जो है इक्वेशन के जो इक्वलाइज करने के लिए हमें क्या करना है कि फॉर्मूला को अल्टर नहीं कर सकते हमें इसलिए जो है हम फॉर्मूला अगर H2O है तो H2O ही रहेगा। हम उसको ऐसे नहीं ऑक्सीजन के में O की जगह O2 कर देंगे। अगर हम O2 कर देंगे तो फिर कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। हमें क्या करना है कि हमें बॉक्स के बाहर, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप में, कि वो बॉक्स के बाहर हम इसको जो है नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है कि हमें जो है कि जो फॉर्मूला को अल्टर नहीं करना है। तो हम यहाँ देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम देखें फॉर एग्जांपल टू बैलेंस द इक्वेशन एटम्स वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4 एज 4H2O एंड नॉट H2O2 और H2O का होल 4। नाउ द पार्टली बैलेंस इक्वेशन इज बिकम्स। अब हमने बताया आपको कि जैसे कि हम जो है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम 4 कोएफिशिएंट रखेंगे, 4H2O करेंगे। 4 जो है हम स्टार्टिंग में लिखेंगे कंपाउंड से पहले। हाँ, H2O2 H2O4 नहीं कर सकते हम। अगर हम ये कर देंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नेचर ही चेंज हो जाएगी केमिकल की। तो हमें ये नहीं करना है, हमें फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। तो हम जब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, पार्टली जो बैलेंस इक्वेशन हुई Fe + 4H2O, Fe3O4 + H2। अब आप यहाँ पे देखिए कि 4H2O, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4O है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, अब यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, यहाँ पे 4O था
यहाँ O4 था, यहाँ भी 4 हो गया है, लेकिन यहाँ पे 4 कोएफिशिएंट लगाने से 4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से जो हाइड्रोजन एटम था वो इम्बैलेंस हो गया। पहले दोनों जगह जो है जो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन एटम थे, लेकिन अब यहाँ अगर हम देखें तो 4H2, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एटम हो गया 8, हाइड्रोजन एटम अब यहाँ पे 8 हो गया है, जबकि यहाँ पर केवल 2 है। अब हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम इनिशियल कितने थे, रिएक्टेंट में कितने थे और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो इनिशियल कितने हैं रिएक्टेंट में, जो इनिशियल अब कितने हैं रिएक्टेंट में, वो ये 8 हैं, 4H2O, यहाँ पे 8 एटम हैं, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट में H2, यहाँ पर 2 एटम हैं। तो इसलिए हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें राइट साइड में जो है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब यहाँ पे, तभी हमारे पास यहाँ पर 8 हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहाँ भी 8 हो गए और यहाँ भी 8 हो गया। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गया। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको, इक्वेशन कैसे हो जाएगी अब, Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। अब यहाँ हाइड्रोजन एटम भी 4 हो गए, ये 8 हो गया यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में भी हाइड्रोजन एटम 8 हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन हमने पहले बैलेंस कर लिया, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। अब हमारा ये इतना जो बैलेंस इक्वेशन हो गया, अभी कंप्लीट बैलेंस नहीं हुई है, अभी भी ये पार्टली बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि अभी हमें आयरन को देखना है, क्योंकि आयरन जो है यहाँ पर जो एक है आयरन लेफ़्ट साइड में, जबकि राइट साइड में जो आयरन है वो 3 आयरन है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए अब देखते हैं स्टेप 5। हमने देखा कि जो लेफ़्ट साइड में आयरन है वो एक आयरन है, Fe आयरन इनिशियली जो है एक आयरन था रिएक्टेंट में, जबकि प्रोडक्ट में हम देखें तो Fe3O4 हो गया था, यहाँ पे 3 आयरन है। अब 3 आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। तो इसके बाद हम जो है देखेंगे इक्वेशन क्या होती है। अब हम क्या करेंगे कि टू इक्वलाइज आयरन वी टेक 3 एटम्स ऑफ आयरन ऑन LHS। हमने यहाँ पर 3 एटम लिए आयरन के, और इस तरीके से हमने 3Fe + 4H2O + Fe3O4 + 4H2, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो हम यहाँ देखें कि फाइनली स्टेप 6 में हम देखें कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए इक्वेशन ठीक है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स में इन एलिमेंट्स को हम काउंट कर लेंगे। ये जो है एटम्स है, जो एलिमेंट्स हैं इक्वेशन के, हम इनको काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ देखा हमने, ये 3Fe, यहाँ भी 3Fe, Fe3 है, यहाँ 4H2, यहाँ पे जो 8 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ भी 4H2, यहाँ पे 4O, यहाँ भी O4 है। इसका मतलब ये है कि बैलेंस, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। और यहाँ एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ लिखना भी पड़ेगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आप इस तरीके से इसको इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो लिखा है इसमें कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। और इस तरीके से जो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ट्रायल्स करते हैं, इसलिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो यहाँ हम देखें कि स्टेप 7, अब एक और स्टेप यहाँ पे आपको देखना है, स्टेप 7 में हमें क्या देखेंगे कि हम जो क्या करेंगे कि केयरफुली एग्जामिन द अबव इक्वेशन, डज द इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे कि अगर हम जो है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके सामने अगर हम उनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन कर दें तो जो रिएक्शन है या इक्वेशन है और मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, इससे और ज़्यादा इसको क्लियरिटी आ जाती है। तो हम क्या करेंगे कि जो रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट बने हैं उनके सामने उनकी फिजिकल स्टेट को भी हम उसमें सिंपल मेंशन कर देंगे, तो हमें एक ये रिएक्शन और इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। जिसमें मैंने आपको बताया कि टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द reactant product are mentioned along with their chemical formulae, and the gaseous, liquid, aqueous and solid states of reactants and products are represented by notation G, L, AQ and S respectively। जैसे आप देखें यहाँ पे कि जो इक्वेशन है यहाँ पे Fe3Fe, तो यहाँ S, यहाँ 4H2, यहाँ G लिखा यहाँ पे, और यहाँ Fe3O4 ये S है और 4H2 ये गैस है। लेकिन आपको पता है कि जो वाटर होता है H2O ये लिक्विड होता है, लेकिन
लेकिन यहाँ पे जी लिखा गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस रिएक्शन में या इस इक्वेशन में जो वाटर को स्टीम यूज़ की गई है, यहाँ लिक्विड यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे स्टीम यूज़ की गई है वाटर की। तो यहाँ पे जो है ये वाटर की स्टीम यूज़ करने की वजह से यहाँ पे इसको जी लिखा गया है। तो यहाँ ये जो कंप्लीट इक्वेशन अब यहाँ आपकी बैलेंस हो गई है और इन्फॉर्मेशन फुल्ली इन्फॉर्मेटिव है। आपको यही पता लग गया कि यहाँ पे किस एलिमेंट की क्या फिजिकल स्टेट है। तो ये इस तरीके से केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो यहाँ के नोट दैट सिंबल जी इज़ यूज विद H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो ये सब लिखा गया। अब कभी कभी हम देखते हैं कि जो एक हम रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन में या इक्वेशन में हम रिएक्शन की कंडीशन भी लिखी जाती हैं। रिएक्शन की कंडीशन जिसमें कौन सा कैटलिस्ट काम कर रहा है, कितना टेम्परेचर पे कितना प्रेशर पे वो रिएक्शन हो रही है, तो ये सब उसमें लिखा जाता है। और इसलिए इस तरीके से हम अगर इसको रिएक्शन को देखेंगे तो दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं कि CO+2H2, ये भी ये गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है। और ये है बना आपका मिथेनॉल CH3OH, ये लिक्विड फॉर्म में है। और इसमें जो हमने देखा कि 340 एटमॉस्फेयर जो केमिकल इक्वेशन की जो केमिकल रिएक्शन की जो कंडीशन है वो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन हुई। तो हम यहाँ पे क्या है कि एरो के ऊपर हम जो है या एरो के नीचे हम जो है एक कंडीशन को लिख देते हैं। जैसे दूसरी इक्वेशन देखें, 6CO2 एक्वस फॉर्म में प्लस 12H2O लिक्विड फॉर्म में है। और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में तो ये क्या है, C6H12O6 एक्वस ग्लूकोज बनता है और 6O2 ऑक्सीजन बनती है और 6H2O वाटर लिक्विड बनता है। तो ये जो है रिएक्शन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कैसे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। ये एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन इसमें होती है जिससे हम प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन है। इस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, ऐसे बैलेंस करते हैं और इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस में जो है हम उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं और कैसे हम उसको कंडीशंस उसकी जो है रिएक्शन कंडीशन कैसे मेंशन करते हैं एरो के ऊपर और नीचे, ये हमने सब पढ़ा। आप इसको देख लें और अच्छे से इसको देख लें और तैयारी कर लें एग्ज़ाम की। और धन्यवाद।